नाम रंजीता है। मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ। जेंडर इक्वालिटी पुलिस डिपार्टमेंट रहे और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी, मेरे ग्रैंडफादर मुझे गांधी जी के बारे में, उसके बाद मदर टेरेसा के बारे में, उसके बाद और जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो कैलाश सत्यार्थी, अन्ना हजारे और एस.एस. सुब्बाराव के बारे में बहुत ही हमेशा से ही बताते रहते हैं कि इन जैसा बनो, इन जैसा तुम कुछ काम करो, देश के लिए काम करो। तो पहले मैं ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, बहुत लोगों के बारे में तुम जानो, लेकिन मुझे मतलब पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं वीडियो के थ्रू से यूट्यूब में मैं देखने लगती थी कि क्या क्या ये लोग करते थे, कैसे कैसे काम करते थे। हाँ, कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल लॉरेट हैं, मैं उनके साथ और उसके बाद एस.एन. सुब्बाराव जी से और अन्ना हजारे जी के साथ मैं मिलने के लिए कोशिश करी कि इनसे मैं कैसे मिलूं। तो बहुत मुश्किल से मैं इनसे मिल पाई। फिर उनकी संस्था के साथ, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी की संस्था के साथ मिल के काम की। फिर ये सब तो काम चलता रहा कि मुझे कुछ कुछ इन सभी से सीखने के लिए मिला, लेकिन जो मेन स्ट्रगल, जो मेन तकलीफ़ें, मुझे जो प्रॉब्लम हुआ ग्राउंड लेवल पे हुआ। ग्राउंड लेवल पे काम करना इतना इजी बात नहीं है। जब कोई भी सेक्टर में रेप केस या एब्यूसिंग केस आ जाता है और वो अगर चाइल्ड रिलेटेड केस हुआ तो वो इतना डिफ़िकल्ट होता है, मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं झेली थी कि नहीं देखी थी। तो वो तीन बच्चे थे, ऑर्फन बच्चे। तो ऑर्फन बच्चे, उनके मम्मी को उनके पापा ने मर्डर कर दिया था। तो पापा मर्डर चार्ज में पहले अरेस्ट होके वो जेल गया। उसके पापा निकल के पापा का डेथ भी हो गया। तो उसके बाद वो जो 3 बच्चे थे, उनमें से एक के साथ सेक्सुअली एब्यूज़ हुआ था, जो कि वो तीनों एक जगह पे काम करते थे। उसी के ओनर ही उनके साथ ये चीज़ें किए थे, लेकिन वो केस करने के लिए डर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे पता चला, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है ये केस। मुझे जब पता चला तो मैं तब गई। मैंने जब जाना, मुझे बहुत ख़राब लगा। मेरे लाइफ में ये केस मैं पहला जो केस है जो कि सेक्सुअल एब्यूज़ का केस, ये मैंने डील किया। तब मैंने देखा कि अरे, अगर किसी के मम्मी पापा का डेथ हो गया है तो इनको गवर्नमेंट क्यों नहीं एडमिशन दे रहा था। तो मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि क्यों नहीं उन लोग का एडमिशन हो रहा है। तब मैं जब डिटेल गई तो इन लोग का डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट। आज तक इन लोग का डेथ सर्टिफिकेट, जो इसके मम्मी पापा का डेथ हो गया था, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला था, इसीलिए इन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो बहुत मुश्किल से इसका इन लोग का एडमिशन हुआ। लेबर लॉ जब मैं की, तो लेबर लॉ करते करते मैं सोची कि मैं एक यूनिक टॉपिक चूज करूँगी जिसमें कि मैं अगर थीसिस दी उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट होगा जैसे। तो मैंने चाइल्ड लेबर का जो वर्स्ट फॉर्म होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसको चूज किया। उसको जब मैंने चूज किया तो उसकी वजह से मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली और उसके बाद यूनिसेफ के कुछ ऑफिस जो हमारे स्टेट के और बाहर के स्टेट के हैं, वहाँ पे भी गई पूछने कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उड़ीसा में क्या हुआ है। तो मैंने एक संबलपुर का एक छोटा सा एरिया चूज किया। उसी एरिया से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की, रिसर्च की कि कितने लोग ये एरिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुए, उनमें से कितने लोग चाइल्ड लेबर का एक फॉर्म है। तो मैंने देखा तब भी
कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उस जगह से ट्रैफिक्ड हुए थे, तो उनमें से कौन गोवा पे, कौन क्या बोलते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, केरल, यूपी, तो ये सारे स्टेट से मैक्सिमम ही थे। तो तब मैंने मेरे वो थीसिस के वजह से मैंने उसमें एक बच्ची जो 16 इयर्स के बाद तक भी नहीं मिली थी, मिसिंग थी, वो गांव से ट्रैफिक्ड हो गई थी उसके एक कजिन के थ्रू से। तो तब मैंने उसका जब केस दिया था, उसके 10 या 15 दिन होगा मेरा थीसिस सबमिशन के बाद मैं करके जब गई थी, तब 10 या 15 दिन के बाद वो बच्ची, भगवान जाने कैसे हुआ क्या हुआ, जो वो बच्ची कैसे करके वो न्यू दिल्ली में किसी के घर में रहती थी, तो एक एजेड आदमी उसे लेके आए थे वो गांव पे छोड़ने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब एक थीसिस की वजह से मैंने कुछ किया, वो गांव पे गया, तो ये खबर जितने भी वो दलाल लोग थे, किसके थ्रू से जो भी हो, वो चारों तरफ फैल गया था कि ये दीदी आती है कुछ यहाँ पे रिसर्च करने के लिए ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर। जो मेरा सिचुएशन हुआ, मतलब 2 या 3 महीना तक मैंने मोबाइल छूने के लिए मुझे डर लगता था। तो वो जो माइनर बच्ची का केस था, वो रेप केस था विथ मर्डर केस था, विथ तो माइनॉरिटी कैटेगरी से आता है। तो ये चीज़ में जब मैंने वो गांव गई मैं वो गांव, मैं सोची कि मैं पहले जाके डाटा लेके आती हूँ। मैंने उसके पहले एक पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट कर दिया था, मतलब उसको जस्टिस मिले बोल के। तो पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट करने के बाद भी मतलब पीएम सर को और सीएम सर को कि इसको जस्टिस मिले, तो सीबीआई की जांच हो बोल के। तो ये सब केसेस चलता रहा। इसी बीच में एक बार भी वो गांव नहीं गई थी, वो गांव गई जब मैंने देखा तो वो गांव पे जो एक्यूज्ड के ग्रुप थे और जो विक्टिम के ग्रुप थे, उन दोनों के बीच जब मैंने वो लोकेशन देख के आया जहाँ पे वो मर्डर हुआ था, रेप होके, वो लोकेशन देखने आते ही टाइम में अटैक होना स्टार्ट हो गया सडनली। उड़ीसा में पहले ब्लाइंड ओएस ऑफिसर, पहले डिफरेंटली एबल्ड ओएस ऑफिसर जो सन्यासी बेहरा थे, उन्होंने पहला डिफरेंटली एबल्ड के हिसाब से उनका पहला चांसेस मिला कि वो ओएस ऑफिसर होगी। तो वो तो ओएस ऑफिसर बन गए, लेकिन वो जब लोगों को बोले कि मुझे आके थोड़ा हेल्प करो, कि असिस्ट करो, कि गवर्नमेंट जब उनको एक रिसोर्स पर्सन और असिस्टेंट नियुक्त किया, तब उनके पास कोई नहीं आया, उनको कोई मिला भी नहीं। तब ऐसे मैं एक दिन कॉलेज जा रही थी, मुझे वो कॉल किए कि बेटा तुम मुझे ऐसे हेल्प करोगे, मैं यहाँ पे मैं तब मैंने उनको टीवी में देखा था कि वो ऐसे वॉइस उनको मिला है बोल के। तो मैं बोली कि ठीक है सर, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। उसके बाद जीए डिपार्टमेंट के जो थे संग्राम केसरी मिश्रा सर, जो डीजी थे, वो मुझे बुलाए, सर मुझे लेके गए थे और वहाँ पे मुझे बोले कि ठीक है, आज से तुमको अपॉइंटमेंट मिल रहा, आज तुम्हारा ड्यूटी है, तुम एज ए रिसोर्स पर्सन इनका काम तुमको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे बहुत प्यार से भी बोले, तो ठीक है। अब मुझे इतना पता नहीं था कि तब तक फाइल पुटअप हुआ है नहीं हुआ है कि क्या है कैसे। तो मुझे वो बोले कि तुमको पर मंथ 1000 रुपीज़ मिलेगा, तुम्हारा काम 75 मिनट का है। लेकिन मैं जब अंदर गई ओएस एकेडमी पे, गोपबंधु एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, तब मैंने देखा कि सर को बहुत तकलीफ हो रही है।
तो मैं सोची कि क्यों 75 मिनट रुकूँ, मैं पूरा होल डे रुक जाती थी जब तक पूरा ट्रेनिंग होता था। मैं तो सर के साथ मैं क्लासेस भी लेती थी और सर को बाद में वो चीज़ को मैं ऑडियो के माध्यम से कन्वर्ट करके उनको बताती थी और ब्रेली में भी कुछ काम करके उनको देती थी। तो इसी बीच मैं उनका राइटर भी बनती थी और ऐसे ही मुझे जितना भी खाली वो बोल के नहीं, और भी बहुत सारे जो विजुअली ब्लाइंड है, उन लोग जब भी राइटर के लिए पूछते हैं, मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट जाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे काम चलता रहा। तो मैं और मेरा एग्ज़ाम आ गया, मैं एग्ज़ाम भी दे नहीं पाई, मैं वो कोर्स ही कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो गया और यहाँ पे जो मुझे सैलरी भी नहीं मिलता था। तो बाद में वो मुझे बोले कि ये डिपार्टमेंट के जो डीजी थे, तुम हमारी बेटी हो बोल के। तो मैं भी सोची कि क्यों मैं एक जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको मैं क्यों तकलीफ दूँ, क्योंकि मैं ठीक है, आज मेरा पैसा नहीं मिला, ठीक है, डूब जाएगा भी ठीक है, लेकिन मैं इनको क्यों तकलीफ दूँ बोल के मैं हर दिन जाती थी, उनका काम करके आती थी। तो ऐसे करके मेरा ये चीज़ तो ख़त्म हो गया। तब मेरा आरटीआई एक्टिविस्ट जो मैं हुई, वो चीज़ यहाँ से मेरा एक नया चीज़, मतलब मैं खुद भी कभी नहीं सोची थी कि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हो सकती हूँ। तब मैंने पहला आरटीआई फाइल किया ये डिपार्टमेंट को। बरगढ़ में बूढ़ा बोल के एक गाँव है, वो गाँव पे मैं अभी फ़िलहाल कुछ काम कर रही हूँ। तो वहाँ के फीमेल जितने हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो उन लोग कैसे आगे जाए, तो उनके लिए अभी मैं काम करती हूँ। वो गांव का कैसे डेवलपमेंट में, वहाँ का कल्चर कैसे लोगों को और पता चले, तो ये सब के बारे में भी काम कर रही हूँ। तो अभी इसी बीच फिर आया कोविड आ गया। और कोविड के पहले हाँ, और एक चीज़, लेबर इश्यूज जब भी होता था, क्योंकि मैं लेबर लॉ का पढ़ाई की थी, तो जो लोग भी मुझे जानते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में फीमेल लोग बहुत कम लोग लेबर लॉ पढ़ते हैं, तो मुझे जो लोग जानते थे, तो लेबर इश्यूज मेरे पास बहुत आता रहा। इवन मैं कोविड के टाइम पे मैं ताज्जुब हो गई कि बाहर स्टेट के भी लेबर लोग मुझे कॉल किए। तो मैं पूछी कि एक लेबर को मैंने पूछी महाराष्ट्र के कि तुम मेरा नंबर कैसे पाए, तो बोला कि मैम आपका नंबर किसी ने टोल फ्री नंबर पे डाल दिया है। अरे बाप रे, बोली मैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ही कॉल आते थे, बहुत, कोविड के टाइम में तो बहुत कॉल आया है। कोई बोलता है कि मतलब खाना नहीं है, कोई बोलता है कहीं पे और कुछ पानी नहीं है, कोई बोलता है कि मेडिसिन नहीं है। तब मैंने वो जो स्टेट से जो प्रॉब्लम आता था, उसी स्टेट के, मतलब बिफोर कोरोना भी और आफ्टर कोरोना भी, जब भी कोई भी स्टेट से कुछ भी इस बात होता, तो मैं उसी स्टेट के मंत्रालय से, उसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव से, उसी स्टेट के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, वहाँ पे जाके ये सब इशू लिखना स्टार्ट किया। तो ठीक है, तब हेल्प मिलता गया उनको। तो ऐसे करके ओनली कोविड के टाइम पे मैंने 8000 ऊपर, अभी तक 8000 के ऊपर लोगों को हेल्प किया। आज तक टोटल मिलाऊं तो 20,000 के ऊपर लोगों को मैंने हेल्प किया होगा। ट्विटर में मैंने मेरा एक कैंपेन स्टार्ट किया, जेंडर इक्वालिटी रहे पुलिस डिपार्टमेंट में, और मैंने एक ऑनलाइन पिटीशन किया कि change.org में। तो इसमें पहले मैं तो पहले लॉ का एडमिशन की, उसके बाद मैं ये चीज़ के ऊपर 2019 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद मैंने समझा चीज़ें क्या मैं कर सकती हूँ। तो मेरा लॉ प्रोफेशन वाइज मैंने लॉ ज्वाइन किया, और पर्सनली मैंने पुलिस सिस्टम में कुछ सुधार आएगा, तो एक पुलिस सिस्टम, एक मतलब वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, और उसके साथ एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, और उसके साथ पुलिस सिस्टम के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं अगर रिप्रेजेंटेशन आया, और अगर हम लोग ट्रांसजेंडर को अगर रिक्रूट किए पुलिस सिस्टम में, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर रिक्रूटमेंट के साथ उनका एम्पावरमेंट, उनका सेफ्टी
विथ वुमेन सेफ्टी, विथ वुमेन एम्पावरमेंट, विथ चाइल्ड सेफ्टी, ये 5 चीज़ें जुड़ जा रहे हैं। तभी मैंने ये ठाना और तब से 2019 से मैं ये जेंडर इक्वालिटी रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके लिए काम कर रही हूँ। देश के लिए अगर कुछ करना है तो हमसे पहले देश के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमेशा मेरे नाना जी बोलते हैं, वो चीज़ मैंने भी याद रखा है। और अगर हम लोग के वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन चाहते हैं तो हम लोग को 50% जैसे भी हो वुमेन, अदरवाइज ट्रांसजेंडर को नियुक्त करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कभी भी एक पुलिस सिस्टम को ना हम लोग एक अच्छा रिफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो एक पुलिस सिस्टम तब जाके एक जेंडर फ्रेंडली, एक वुमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हो सकता है।